रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लव एपिसोड 11। शिवम की बात सुनकर कृतिका मुस्कुराकर बोली, मिस्टर मलिक, यह मत सोच कि सब आपकी तरह ही है। हमें पहले अपने मॉर्गेज को सॉर्ट आउट करना है, इसलिए हम आप लोगों के साथ नहीं रख पाएंगे। अद्वैत, जो अभी तक चुप था, वह बोला, कृतिका, तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मेरे साथ चलना। यस सर। एक पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते उसे रेगुलर छुट्टी नहीं मिलती थी। वो हमेशा अपने बॉस के काम के साथ बिजी होती थी। कुछ वक्त अगर उसके बॉस का मूड अच्छा हुआ तो उसे छुट्टी मिल सकती थी। उनके जाने के बाद अद्वैत ने अपना पर्सनल फोन निकाला और कृतिका को मैसेज करना चाहता था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। जब उनकी शादी हुई थी तो अद्वैत ने उसे जो कार्ड दिया था उसमें इतने पैसे थे कि कृतिका लेक साइड वाले 2 घर आसानी से खरीद सके, मगर कृतिका ने उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। वो बहुत सीरियस है अक्षत से अपनी बाउंड्रीज बनाने में, इसलिए उसके पैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती। इस रियलाइजेशन ने अद्वैत को काफी एनर्जीफुल करवाया। अचानक से शिवम को कुछ ख्याल आया और उसने कहा, अद्वैत, अब तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम कृतिका के लिए यहाँ घर खरीद रहे हो। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, लेकिन अद्वैत उसे कोई सही जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं यहाँ घर अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा हूँ। शिवम बोला, तुम्हारी वाइफ यहाँ रहना चाहती है? अच्छा, तुमने उसके बारे में बोला तो मुझे ख्याल आया मुझे तुमसे पूछना था। तुम तो उसे डिवोर्स लेने वाले थे, मगर तब तुमने अचानक से डाइवोर्स का फैसला बदल दिया, अपनी शादी अनाउंस कर दी और हमारे सर्कल में अपनी वाइफ के बारे में जो कुछ भी गलत बातें फैली हुई थी उन्हें भी क्लियर कर दिया। अगर तुम्हें सच में तो उसके साथ अपनी लाइफ बितानी है तो तुम उसे हमसे मिलाने क्यों नहीं लाते? अद्वैत बोला, तुम ऑलरेडी उससे मिल चुके हो। शिवम, कब मिला मैं? मुझे तो नहीं पता। अभी अभी। अद्वैत ने यह बात अपने मन ही मन बोली और एक सिगरेट निकाल ली और उसे जलाया, लेकिन एक पफ लेने के बाद उसे नीचे फेंककर बुझा दिया कि यह सोचकर कि कृतिका को सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती। शिवम बोल, तो तुम यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आने की वजह अकेले क्यों आ गए? और यहाँ पर वाइफ के पास वापस जाने की बजाय कृतिका का क्यों इंतजार कर रहे हो? क्या तुम मेरी तरह होने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर अद्वैत ने उसे घूर कर देखा तो शिवम को लगा कि उसने सही अंदाजा लगाया है, इसलिए वो बोला, जो लड़कियां मेरे पीछे भागती है या फिर मेरे साथ सोती है वो सिर्फ पैसे के पीछे होती है। उनके मोटिव्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, उन्हें सिर्फ मेरा पैसा चाहिए होता है। मगर कृतिका अलग है, वो अच्छी लड़की है। अगर तुम और तुम्हारी वाइफ अच्छे से लाइफ बिताना चाहते हो, उसकी लाइफ बर्बाद मत करो। अद्वैत बोला, मुझे पता है कि कृतिका अच्छी लड़की है, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। शिवम बोला, तो क्या तुम बस अच्छी लड़कियों के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो? अद्वैत बोला, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। शिवम मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, मैं भी जा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में मजा आ रहा है। शिवम के जाने के बाद अद्वैत लगभग 1 घंटे तक इंतजार करता रहा, तब जाकर कृतिका का पेपर वर्क खत्म हुआ। आज अद्वैत गाड़ी चला रहा था। जब कृतिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई तो अद्वैत ने पूछा, क्या तुमने घर खरीद लिया? कृतिका ने हाँ में सर हिलाया। अद्वैत बोला, बाद में किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम बता सकती हो। कृतिका बोली, थैंक यू सर, मगर उसकी कोई जरूरत नहीं है, घर पूरी तरह से फुली फर्निश्ड है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दो। मुझे आजकल अद्वैत का बिहेवियर और कंसर्न एक नॉर्मल बॉस और एम्प्लॉय के रिश्ते से कुछ ज्यादा हो रहा था, जिससे कृतिका परेशान होते हुए बोली, सर, मैं अपनी पर्सनल लाइफ हैंडल कर सकती हूँ। हम काम के बारे में बात करते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अद्वैत बोला, मेरी वाइफ के लिए एक गिफ्ट खरीदने। उसका टेस्ट तुमसे कहीं मिलता जुलता है, तो तुम उसके लिए एक गिफ्ट पसंद करने में मेरी मदद कर सकती हो। वो अद्वैत की पर्सनल असिस्टेंट थी और अद्वैत को लड़कियों के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कृतिका को अपने साथ गिफ्ट करने के लिए ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर कृतिका को ऐसा लग रहा था कि यह ठीक नहीं है। वो बोली, सर, आपको अपनी वाइफ से डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है, और या फिर आप उनके साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं, इससे आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। तुम सही कह रही हो, मैं भी सेम ही सोच रहा था। अद्वैत ने अपनी डिप आंखों में एक अकेलेपन के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, मगर उसने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। क्या तुम मदद करोगी मेरी कि मुझे क्या करना चाहिए? तो ये हो रहा है। कृतिका को लगा कि वही बेवकूफ है, जो बेवकूफ की तरह ये सोचने लगी कि उसके बॉस उसके साथ थोड़ा अकेला टाइम बिताना चाहते हैं। कृतिका ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, सर, अगर आपको सचमुच अपनी वाइफ का दिल जीतना है तो आपको अपना प्राइड साइड में रखना होगा। आप उनसे माफी मांगनी है, ये गिफ्ट खरीदना है और जो भी वह कहे वह कीजिए, जिससे वो आपको माफ कर दे। चलो पहले गिफ्ट ले लेते हैं। अद्वैत हेल्पलेसली मुस्कुराया और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
आधे घंटे बाद फाइनली वो लोग दिल्ली के फेमस क्रिएटिव आर्ट पार्क में पहुंचे। यह एरिया एक फैक्ट्री हुआ करती थी और जैसे जैसे सिटी डेवलप हुई फैक्ट्री दूसरे शहरों में चली गई और जो ओरिजिनल प्लान था इन फैक्ट्री को बनाने का वो सब बर्बाद हो गया। मगर पता नहीं कि उन्हें प्रिजर्व किया गया और अब यह एक आर्ट पार्क के तौर पर डेवलप हो चुका है जहां वो एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। कृतिका ये जगह जानती थी मगर वो इतने सालों में इतनी बिजी थी कि ऐसी जगह ऊपर कभी आ ही नहीं पाई थी। जिस वक्त उसने उस एरिया में कदम रखा वो आसपास की रिनोवेटेड बिल्डिंग को देखकर हैरान हो गई। वो पुरानी और वो खंडहर फैक्ट्री हो कि बिल्डिंग कलरफुल लाइट हाउस रेस में बदल दिया गया था और उनके सामने अनोखी शॉप्स के साथ फुल प्लांट किए गए थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग फेयरी टेल वर्ल्ड में इंटर कर रहे हो। ऐसे ही अद्वैत 2 दरवाजे वाली बिल्डिंग के पास पहुंचा और उसने घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद वह बड़ा सा वुडन डोर साइड से खुला और एक यंग और ब्यूटीफुल लड़कियों के सामने दिखाई दी। सिर्फ एक नज़र देखने के बाद ही कृतिका सामने खड़ी एलिगेंट और अट्रैक्टिव लड़की से अपनी नज़र नहीं हटा पाए। अगर शायद वो गलत नहीं है तो शायद इसे ही उसके बॉस की वाइफ होना चाहिए। लेकिन अगले ही सेकंड वो लड़की बोली, हेलो मिस्टर मित्तल, तुम्हें पता है ना कि मुझसे ड्रेस खरीदना कितनी मुश्किल बात है। अगर यह बात तुम्हारी वाइफ की नहीं होती ना तो मैं कोई फेवर नहीं करने वाली थी। उस लड़की ने पहले अद्वैत की तरफ फिर अपना अटेंशन कृतिका की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी वाइफ मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा प्रीटी है। अद्वैत ने हंसते हुए कहा, वो सचमुच बहुत प्रीटी है। तो कृतिका बोली, मैं प्रेसिडेंट सर की असिस्टेंट हूँ, उनकी वाइफ नहीं। एक ही वक्त पर बोले थे। वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो गई तो अद्वैत ने गला साफ करते हुए कहा, मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, यह मेरी फ्रेंड है कृतिका और कृतिका यह है सिया। सिया। कृतिका को ये नाम कुछ ज्यादा पहचान लेगा। सिया इस वक्त फैशन वर्ल्ड में फैशन गुरु है और उनकी ड्रेस बहुत ही फेमस होती है और उनकी कॉमिक शकल में सब उनको जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिया एक बहुत ही कुकर पर्सनैलिटी की लड़की है और वह अपनी ड्रेस से पैसों के लिए किसी को नहीं बेचती है। वो अपनी ड्रेस उन्हीं लोगों को देती है जिसे उसे लगे कि वह ड्रेस सूट करेगी। अगर उसे लगे कि वह ड्रेस किसी और के लिए बनी है तो कितनी भी पैसे ऑफर्स करने पर वो ड्रेस किसी और को नहीं बेच सकती थी। हेलो, कृतिका ने जेटली कहा, लेकिन सिया ने पॉलिटली बिल्कुल बिहेव नहीं किया बल्कि उसने डायरेक्ट कृतिका का हाथ पकड़ा और उसे अद्वैत को इग्नोर करते हुए उसे खींचते हुए अंदर ले जाते हुए बोली, कृतिका क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी? मिस सिया, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी मदद करो एक ड्रेस ट्राई करने में। कृतिका मना कर पाती उससे पहले ही सगया उसे खींचते हुए एक ड्रेस से भर रूम में ले गई जो एक स्पेशलाइज्ड बुटीक से भी ज्यादा कपड़े स्टॉक किए हुए था। सिया ने बहुत सारे ऑप्शन में से एक ब्लू ड्रेस निकाला जिस पर कोई डेकोरेशन नहीं था मगर वो काफी क्लास ही दिख रही थी। जाओ जाकर ट्राई करके देखो। ऑलराइट। सिया की सारी ड्रेस बहुत ही रेयर और महंगी होती है, वह वाली भी सस्ती नहीं होगी, इस डर से कि कहीं वो उसे डैमेज या फिर गंदा ना कर दे। कृतिका सब संभाल कर रही थी। कृतिका को नहीं पता था कि वो किस फैब्रिक का बना हुआ है, लेकिन जब उसने उसे पहन तो वो उसे अपनी बॉडी पर बिल्कुल वेटलिस्ट और डेलिकेट फील हुआ। चेंज करने के बाद जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आए सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बोली, मैं इस ड्रेस के लिए एक राइट इंसान की ही खोज कर रही थी और तुम बिल्कुल टाइम पर आ गई। कृतिका बोली, क्या? सिया ने आसपास घूमकर कृतिका को देखा और वह और खुश होते हुए बोली, यह ड्रेस मेरे स्वर्गीय मास्टर और मैंने बनाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह ड्रेस किसी समवन स्पेशल के लिए ही है। मुझे तो हमेशा यही चिंता रहती थी कि कहीं मुझे मेरी पूरी जिंदगी में इस ड्रेस के लिए राइट इंसान मिला ही नहीं तो मैं क्या करूंगी। लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो कृतिका, तुम इस ड्रेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, या फिर यह कहा जा सकता है कि यह ड्रेस तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सिया के कम्प्लीमेंट से कृतिका थोड़ा एम्बेरेस फील करने लगी और बोली, मिस सिया आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है। कम ऑन, चलो चल के तुम्हारे ही, मेरा मतलब है तुम्हारे बॉस को दिखाते हैं। सिया फिर से कृतिका को खींचते हुए लिविंग रूम में लेकर गई और उसने पूछा, तो मिस्टर मित्तल क्या आपको पसंद आया? उसकी आवाज सुनकर अद्वैत ने सर उठाकर कृतिका को दिखा जो ऑलरेडी सिंपल कपड़ों में भी इतनी खूबसूरत लगती थी और वह डीप ब्लू कलर की ड्रेस पहनने के बाद उसकी स्किन और भी फ्लॉलेस लग रही थी। वह परफेक्टली सिली हुई ड्रेस उसके हर एक कर्व को अच्छे से उभार कर दिखा रही थी और वह काफी स्टाइलिश दिख रही थी। अद्वैत ने कृतिका को पहले भी अलग कपड़ों में देखा है और वह जानता है कि कृतिका का फिगर बहुत अच्छा है, मगर इस वक्त उसका शांत नदी जैसा दिल ऐसा लग रहा था जैसे उसमें किसी ने बड़ा सा पत्थर फेंक दिया हो और एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर उमड़ रही थी। उसके ऐसे देखने से कृतिका थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, मगर अपनी प्रोफेशनलिज्म की वजह से वह खड़ी हुई और अद्वैत को देखने दिया।
एक पर्सनल असिस्टेंट होना ऐसा ही तो होता है, उसे अद्वैत की हर एक चीज का ख्याल रखना होता है और उसके लिए कपड़े पहनकर दिखाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब बहुत टाइम बाद भी बिना कोई कमेंट किए बिना अद्वैत उसकी तरफ देखता रहा तो आखिर में कृतिका को खुद ही बोलना पड़ा, सर क्या आपने डिसीजन ले लिया या फिर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे स्टाइल की ड्रेस ट्राई करूं? तो उसे लगता है कि वो उसे ये कपड़े ट्राई करने के लिए हेल्प के तौर पर लेकर आया है। अद्वैत जानता था कि वो ऐसा ही कुछ सोचेगी, मगर उसके मुंह से सुनकर उसे काफी बुरा लगा। वो बोला, तुम अच्छी दिख रही हो और कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तभी सिया बोली, अद्वैत मैं ये ड्रेस कृतिका को देने वाली हूँ, दूसरी कोई ड्रेस चुन लीजिए। मैं बस मॉडल के तौर पर यह ड्रेस ट्राई कर रही थी। यह कितनी महंगी ड्रेस है, इसके लिए सर की वाइफ ही सूटेबल रहेगी, मैं नहीं। कृतिका बहुत कम ही कपड़े पहनती थी इस तरह के, और वरना वो हमेशा वर्किंग कपड़े या फिर कैजुअली और कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती थी। अगर यह ड्रेस जिसे 2 जनरेशन ने मिलकर बनाया है उसे दिया जाए तो वह वेस्ट होगा। लेकिन अद्वैत ने इंसिस्ट किया, ले लो, ये तुम्हारे ही किस्मत में थी इसलिए तुम्हें मिल रही है। सिया भी एग्री होते हुए बोली, मैंने ये कपड़े बनाए हैं इसलिए मुझे पता है कि यह किस ज्यादा सूट करेंगे। आखिर में वो दोनों कृतिका को वो एक्सपेंसिव ड्रेस एक्सेप्ट करने के लिए मना लेते हैं। जब कृतिका चेंज करने के लिए वापस गई तो अद्वैत ने एक कप कॉफी सिया को देते हुए कहा, थैंक यू नाटक में मेरी मदद करने के लिए। सिया ने जवाब दिया, अगर मैं कृतिका को आज ही ये ड्रेस पहने हुए नहीं देखा होता तो मैं पक्का तुम्हें नहीं देती, और अब जब तुमने यह इस ड्रेस के लिए और मेरी पैशन के लिए इतने हाई प्राइस दिए हैं और मुझे उस ड्रेस के लिए सही ओनर मिल गया है तो किसी का भी किसी पर कोई एहसान नहीं है। अद्वैत ने आगे कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि कृतिका ऐसे कपड़े में बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए उसने सिया से एक अच्छी और महंगी उसके लिए खरीदने के बारे में सोचा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सिया ने पूछा, क्या तुम सचमुच इसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो? अद्वैत ने हंसते हुए कहा, वो मेरी वाइफ है, अगर मैं उसके साथ अपनी लाइफ नहीं बताऊंगा तो किसके साथ बताऊंगा? सिया ने एक भी मुस्कुराहट के साथ कहा, जब तुम कॉलेज में थे तब तुम्हारे पीछे में पागल थी और मेरी प्रपोज करने पर तुमने मुझसे कहा था कि इतनी यंग एज में तुम डेट बिल्कुल नहीं करने वाले हो और तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तुमसे पूछा था कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है, लेकिन तुमने कहा था कि शायद तुम्हें ऐसी लड़की इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, और मैं एक्चुअली तुम पर भरोसा कर लिया था और आज तक भरोसा करती आई थी। मेरा ये भ्रम तो तब टूटा जब मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारी शादी वाली खबर देखी। मैं अभी गुस्से में ही थी, तभी तुमने मुझे कॉल करके मेरे मास्टर के साथ बनाई हुई मेरी ड्रेस को अपनी वाइफ के लिए मांगा। मैं नहीं मानी तो तुम डायरेक्ट अपनी वाइफ के साथ यहाँ आ गए। मिस्टर मित्तल, क्या तुम सचमुच मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? अद्वैत बोला, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। जब तक मेरी दादी माँ खुश है, मेरी शादी किस लड़की से होती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बात ने सिया को थोड़ा बेटर फील करवाया और वो बोली, तो तुम उससे प्यार नहीं करते? अद्वैत श्योर नहीं था कि वो कृतिका से प्यार करता है या नहीं, लेकिन उसे यह बात पता थी कि जिस वक्त उसे पता चला कि कृतिका उसकी वाइफ है वो बहुत खुश हुआ था। वो बोला, मुझे बहुत खुशी है कि कृतिका मेरी वाइफ है। अद्वैत ने भले ही यह नहीं कहा कि वो उसे प्यार करता है या नहीं, मगर उसकी एक्सप्रेशन और टोन ये बताने के लिए काफी थे कि वो उस लड़की को कितना पसंद करता है। सिया को नहीं पता था कि वो कृतिका के मुकाबले में कहाँ काम थी, मगर वह ये जानती थी कि उसका कोई चांस नहीं है। वह बोली, चलो इस जिंदगी में तो कोई उम्मीद नहीं है तो क्यों ना मैं तुम्हें अगली जिंदगी के लिए रिजर्व कर लेती हूँ। सॉरी नो। अद्वैत की आवाज बिल्कुल सख्त मैटीरियलिस्टिक था और उसने तुरंत मना कर दिया। अगर जिंदगी सच में तुझे दोबारा मिलेगी और उसका अगला जन्म होगा तो उसके अगले जन्म में भी उसकी वाइफ का उस पर हक होगा। मैं तुम्हें हार्टलेस कहूं या फिर लॉयल? सिया बात कर ही रही थी, तभी दरवाजा खोलने के धीरे से आवाज आई जिसे वो समझ गई कि जरूर कृतिका बाहर आ रही है। सिया ने उसका नाम लिया और उसके ऊपर गिर गई और उसे किस करने का नाटक करने लगी। अद्वैत ने जल्दी रिएक्ट किया और उसे दूर धक्का देते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? वो बहुत सीरियस दिख रहा था इसलिए सिया थोड़ी डर गई, मगर वो इतने सालों से उसे पसंद करती थी लेकिन उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिला, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। वो बोली, ऑफ कोर्स मैं कृतिका को गलतफहमी पैदा करना चाहती थी। कृतिका ने सचमुच गलत समझ लिया था। बिना पूरी कहानी जाने कृतिका जब बाहर आई तो उसने उन दोनों को गले लगाते हुए और शायद किस करते हुए देखा। उसे लगा कि उसे ये सब नहीं देखना चाहिए, इसलिए दरवाजा बंद करके वो अंदर चली गई। पहली नजर में ही उसे ऐसा लगा कि सिया ही अद्वैत की वाइफ है और वो बस उसका मजाक उड़ाने के लिए नाटक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। जब अंदर ही अंदर किसी का गुस्से में जल रही थी, तभी दरवाजे के बाहर से अद्वैत की आवाज आई,
तुम अंदर क्यों छुपी हुई हो, बाहर आओ। कृतिका जब बाहर आई तो अजमेर के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर उसे लगा कि उसकी वजह से उनका मोमेंट खराब हो गया है, इसलिए वो गुस्सा है और इसलिए बोली, सर मैं पहले चली जाती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसने इस तरह का गलत सीन दिखा लेकिन वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई बल्कि उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कह रही है। ये सोचकर अद्वैत का चेहरा और डार्क हो गया और वो बोला, कंटिन्यू क्या करना है? वो सच में उससे पूछ रहा है कि क्या कंटिन्यू करना है। क्या वो उनसे कहे कि आप लोग अपनी किस कंटिन्यू कीजिए? कृतिका ने ऑकवर्डली अपना सर स्क्रैच करते हुए कहा, मैं बाहर जाती हूँ, हमें सचमुच जाना चाहिए। अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। जब वो लोग यहाँ आए थे तो सिया उसे खींचते हुए अंदर लाई थी और अब अद्वैत उसे खींचते हुए बाहर लेकर जा रहा है। क्या ये दोनों को ही लोगों को खींचकर ले जाना अच्छा लगता है? जल्दी यह बोल पार्किंग लॉट में पहुंच गए और अद्वैत ने उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया। कृतिका ने पीछे देखा, सिया उनके पीछे नहीं आ रही थी, इसलिए उसने पूछा, सर क्या आप सचमुच इसी तरह चले जाएंगे? क्या आप अपनी वाइफ के पास वापस नहीं जाएंगे? उसकी बातों ने अद्वैत को सचमुच बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो बोला, किसने कहा कि वो मेरी वाइफ है? वो दोनों ऑलरेडी उसके सामने किस कर रहे थे, क्या इसके बारे में भी बात करने की जरूरत है? क्या उनकी नजरों में वह इतनी बड़ी बेवकूफ है? कृतिका ने अपने आप से ही सोचा, लेकिन ऑफ कोर्स वह ये बात अपने दिल ही में बोल सकती थी और अद्वैत को डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी। अद्वैत बोला, मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। कृतिका ने कहा, मैंने बस अंदाजा लगा लिया। अद्वैत बोला, इस तरह के बेहुदा अंदाजे लगाना बंद करो, वो मेरी वाइफ नहीं है। अगर वो आपकी वाइफ नहीं है तो फिर क्यों आप दोनों? इतना कहते कहते कृतिका रुक गई क्योंकि उसे रिलायंस हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही पूछ रही है, इसलिए वो चुप हो गई। अद्वैत नहीं चाहता था कि कृतिका उसे गलत और इनरिस्पॉन्सिबल आदमी समझे, इसलिए उसने आसानी से एक्सप्लेन किया, उसने पहले मुझे प्रपोज किया था मगर मैंने मना कर दिया था। वो बस चाहती थी कि तुम मुझे गलत समझो, इसलिए तुम्हें बाहर आता हुआ देखकर वह जानबूझकर मेरे ऊपर गिर गई और मुझे किस करने की कोशिश करने लगी, मगर मैं टाइम पर उसे दूर धक्का दे दिया, इसलिए वो फेल हो गई। बात करते हुए वक्त अद्वैत कृतिका की तरफ देख रहा था। कृतिका अद्वैत की सिंसियर आंखें देखकर बता सकती थी कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वह इतनी डिटेल में उसे क्यों एक्सप्लेन करना चाहता है? ये बात तो उसे अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करनी चाहिए। अचानक से अद्वैत ने अपना हाथ आगे बढ़कर जेटली उसके बाल पीछे करते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। ये सुनकर कृतिका कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। इस तरह के सिचुएशन उसके लिए काफी वियर्ड और ऑकवर्ड थी। वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो उसकी वाइफ नहीं है, तो क्यों कृतिका को चिंता होगी अगर अद्वैत बाहर चीट करता है तो? जब कृतिका ख्यालों में खोई हुई थी तभी अद्वैत उसके नजदीक झुकने लगा। वो उसे किस तो नहीं करेगा ना? कृतिका ने मन ही मन सोचा। ये सोचकर वो डर गई और सीट पर पीछे की तरफ एकदम झुककर चिपक गई और हिलने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन अद्वैत ने उसकी सीट बेल्ट लगाई और कुछ गलत नहीं थी किया। उसे इस तरह वापस बैठता हुआ देखकर कृतिका ने सोचा, क्या वो ज्यादा सोच रही है और वो इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? ठीक से बैठ जाओ, हम चलते हैं। अद्वैत ने बहुत मुश्किल से उसके डरे हुए चेहरे को देखकर अपनी हंसी कंट्रोल की हुई थी, जो कृतिका भी समझ सकती थी। अद्वैत ने नहीं बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और ना ही कृतिका ने पूछा। जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे तब जाकर कृतिका को पता चला कि यह वही रेस्टोरेंट था जहां उसने अद्वैत और उसकी वाइफ के लिए टेबल बुक किया था। सर, आई होप कि आप अपनी वाइफ के साथ डिनर एंजॉय करेंगे, मैं अब घर जा रही हूं। गाड़ी से उतरने के बाद कृतिका जानना चाहती थी, उसके ख्याल कुछ अलग ही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। अगर वो कुछ देर और उसके साथ रही तो वह और गलत सोचने शुरू कर देगी। क्या तुम सचमुच मुझे एक कपल्स रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर जाना चाहती हो? अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी वाइफ अभी भी मुझे माफ नहीं करना चाहती, इसलिए आज मेरे साथ खाने के लिए कोई नहीं है, तुम मुझे ज्वाइन कर लो। वो जानता है कि यह कपल रेस्टोरेंट है मगर फिर भी उसे उसके साथ खाना खाने के लिए कह रहा है। इस बारे में सोचकर कृतिका ना चाहते हुए भी उसके इंटेंशन पर डाउट करने लगी। उसने कहा, सर क्या मैं ना बोल सकती हूँ? अद्वैत कहना चाहता था कि वो मना नहीं कर सकती, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वो कृतिका की मर्जी के खिलाफ उसे कुछ करने के लिए फोर्स करे, इसलिए वह बोला, अगर तुम्हें भूख नहीं लगी है तो भूल जाओ, बस घर चल जाओ। सर आप आगे बढ़िया, मुझे अपने दोस्तों वाले घर जाना है कुछ कपड़े लेने के लिए। इतना कहने के बाद कृतिका ने मुड़कर दौड़ते हुए एक टैक्सी रोकी और जल्द से जल्द वहां से भाग गई। जब वो घर पहुंची तो अभी भी डिनर का टाइम नहीं हुआ था, इसलिए शाम के स्नैक्स के साथ क्रिश और अविका बैठकर टीवी देखते हुए खा रहे थे।
उसे वापस आते ही वो दोनों ही हैरान हो गए और एक साथ बोले, तुम्हारे खडूस एक्डू बॉस ने तुम्हें आज सच में छुट्टी दे दी? कृतिका ने अपना कोट उतारा और उसे रेक पर तन कर उन दोनों के बीच में बैठते हुए बोली, मुझे लगता है कि मेरे सर पागल हो गए हैं। क्रिश और अविका ने एक साथ पूछा, और ऐसा क्यों लगता है? कृतिका ने अविका की तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, मुझे लगता है कि वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उन्हें करने दो ना, अविका ने फ्रस्ट्रेशन में उसके सर पर मारते हुए कहा, तुम इतनी क्लूलेस क्यों हो? वो इतने हैंडसम है, वो तुम्हें अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसमें परेशानी क्या है? कृतिका का मन कर रहा था कि वो उसे कसकर एक थप्पड़ मारे। वो बोली, वो एक शादीशुदा आदमी है। अगर वो मेरे पीछे आएंगे तो सब लोग मुझे ही घर तोड़ने वाली लड़की की समझेंगे और मुझे ऐसी लड़की बनने का कोई शौक नहीं है। अविका एक बात में से दूसरा मतलब निकालने में बहुत माहिर थी। वो बोली, तो तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा कि वो शादीशुदा नहीं होते तो तुम उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाती। अगर वो दोनों ही शादीशुदा नहीं होते तो ये बात इम्पॉसिबल नहीं थी। इस ख्याल के उसके दिमाग में आते ही कृतिका हैरान हो गई और उसने अपना हाथ जल्दी से वेव करते हुए कहा, इम्पॉसिबल। अविका बोली, अगर मैं इतने हैंडसम आदमी के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सकूं ना, बस कुछ घंटे के लिए, तो मैं आराम से चैन से मारूंगी। ये सुनकर कृष ने उसे किक मारते हुए कहा, कुछ तो शर्म लिहाज करो। इस बार कृतिका ने उन दोनों को मारते हुए कहा, बकवास बंद करो तुम दोनों। मैं बहुत सीरियस हूं, मदद करो मुझे इन सब से बाहर निकलने में। तभी कृष बोला, उसने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी शादी अनाउंस की है ना, और वो अब तुम्हारे पीछे भाग रहा है। सिर्फ एक प्लेबॉय और घटिया किस्म का आदमी है ऐसा कर सकता है। तुम ज्यादा दिनों तो ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती, अपनी नौकरी छोड़ दो। मैंने अभी अभी घर खरीदा है, वो भी होम लोन पर। होम लोन की जो हर महीने इंटरेस्ट वाली किस्त देनी है ना, उसकी वजह से मैं अभी जॉब छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती। रास्ते में आते वक्त कृतिका ने भी यही सोचा था कि अद्वैत सचमुच उसके लिए अगर कोई गलत ख्याल रखता है तो उसके पास नौकरी छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि उसे दूसरे लोगों के परिवार को तोड़ने का कोई शौक नहीं था। लेकिन अपने घर के लोन किस्त को सोचकर उसने यह आइडिया छोड़ दिया। अविका बोली, क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? कृतिका बोली, क्या मैं श्योर हूं? नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। अविका बोली, अच्छा बताओ, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से तुम्हें ऐसा लगता है? क्या उन्होंने तुम्हें फोर्सफुली किस किया या फिर तुम्हें गलत तरीके से छुआ? कृतिका ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा ओवरस्टेपिंग बिहेवियर नहीं था उनका। मुझे बस ऐसा लग रहा कि वो आजकल मुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छे से बिहेव करने लगे हैं। स्पेशली आज जो उन्होंने मुझे कहा, वह बात उन्हें अपनी वाइफ से कहने चाहिए, ना कि मुझसे। तभी अचानक अविका के दिमाग में एक ब्राइट आइडिया आया, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुमसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो ताकि वो अपनी वाइफ को शो ऑफ कर सके? ये सुनकर कृतिका ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? अविका बोली, अरे बुद्धू, ध्यान से सोचो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वाइफ को जेलेस फील कराने के लिए। अगर उनकी वाइफ उनसे प्यार करती है और वो तुम्हारे जैसी यंग और ब्यूटीफुल लड़की के साथ उन्हें टाइम स्पेंड करता हुआ देखेगी तो वो पक्का जेलेस होगी, और अगर उसे जलन होगी तो इसका मतलब है वो अभी भी उनसे प्यार करती है और वह उनसे झगड़ा करने के लिए आएगी। अगर वो उनसे बात करने के लिए आएगी तो उन दोनों के बीच में गलतफहमी है, ठीक करना आसान हो जाएगा तुम्हारे बॉस के लिए। अविका की बातों से कृतिका को भी कुछ समझ में आने लगा और वो बोली, तुम कितनी स्मार्ट हो, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि इस बारे में सोचेंगे कि अद्वैत उसे इम्प्रेस करना चाहता है? वो बस उसके लिए एक टूल है। अगर अद्वैत उसे इस बारे में पहले बता देता तो वह भी उसकी एक्टिंग में साथ देती ताकि उसकी वाइफ को जलन फील हो। अविका बोली, ये सब एक्सपीरियंस की वजह से पता है मुझे, इसमें इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वही क्रिश को अविका की एनालिसिस अनरिलायबल रख रही थी। वह बोला, तुम्हारा हर एक रोमांस और रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, तुम्हें एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? अविका बोली, अरे नोवेल्स में ऐसा ही तो लिखा होता है। क्रिश बोला है, भगवान, कृतिका इस पागल की बातें मत सुनो। जब कृतिका को भरोसा हो गया कि अद्वैत के मन में उसके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है, तो वह फाइनली रिलैक्स हो गई। ऑलराइट, अगर जब तक बस सचमुच मेरे लिए गलत ख्याल नहीं रखते मैं बिल्कुल चिंता में नहीं हूं। पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे वसंत कुंज वाले मेंशन वापस जाना है। कृष ने पूछा, तुम क्यों वापस जा रही हो? कृतिका ने जवाब दिया, अनुष्का वहीं रहती है और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। डिनर करने के बाद कृतिका ने 2-3 कपड़े पैक किया और फिर अद्वैत के मेंशन के लिए निकल गई। तो वह मेंशन बहुत बड़ा था मगर वहां पर कोई लाइट्स नहीं जली हुई थी। उसे लगा कि अनुष्का आराम कर रही होगी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा।
लेकिन जब कृतिका अपने रूम में वापस आई और शावर के बाद सोने की कोशिश करने लगी, तभी उसने अपने पिल्लो के अंदर एक एनवलप नोटिस किया। एनवलप के ऊपर कृतिका के लिए लिखा हुआ था। इन शब्दों में कृतिका का ध्यान खींचा, जिसकी वजह से कृतिका ने अनब्लॉक खोला तो उसके अंदर अनुष्का का उसके लिए लेटर था। डियर कृतिका, मुझे तुम जैसी दोस्त से इस जिंदगी में मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू, जब मुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब मुझे जीने की एक उम्मीद देने के लिए। अब से मैं कोई भी बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करूंगी। मगर सिद्धार्थ एक पागल है, वो इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे उससे छुटकारा पाना है तो मुझे एक ऐसी जगह पर जाना होगा, इसके बारे में वह नहीं जानता है। मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली होगी कि तुम्हारे बॉस मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों पर डिपेंड होकर रहना एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। बड़े होते वक्त मैं अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट दी और उसके बाद उन्होंने मुझे सिद्धार्थ पर डिपेंड कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई है। अब मुझे दूसरे ऊपर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अब मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। भले ही यहाँ की लाइफ थोड़ी मुश्किल होगी मगर मुझे यही चाहिए, इसलिए मेरे बारे में चिंता मत करना। और सिद्धार्थ ने मेरे फोन में एक ट्रैक्टर भी इंस्टॉल कर दिया है ताकि वो मेरी लोकेशन किसी भी वक्त पता कर सके, इसलिए वो फोन में अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। प्लीज मेरा फोन कुछ दिनों के लिए चार्ज करते रहना ताकि दूसरे लोगों को मेरे जाने के बारे में ना पता चले, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से दूर जाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त मिल जाए। और मेरे दूर जाने के बारे में ज्यादा चिंता मत करना, मैंने उससे दूर भगाने के लिए 1 साल पहले ही प्लान कर लिया था। एक बार मैं सिद्धार्थ की नजरों से बचकर दिल्ली से निकल जाऊं तो वह मुझे आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा, और जब कुछ सेटल हो जाएगा और सिद्धार्थ मेरे बारे में भूल जाएगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करने का कोई रास्ता ढूंढूंगी। कृतिका, मुझे उम्मीद है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तब भी अच्छे दोस्त रहेंगे। अनुष्का। अनुष्का पिछले 1 साल से भागने का प्लान कर रही थी। उसकी शादी ही तो सिद्धार्थ से 1.5 साल पहले हुई थी। अगर वो पिछले 1 साल से भागने की कोशिश कर रही थी तो इसका मतलब उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। कृतिका दौड़ते हुए अनुष्का के रूम में पहुंची तो उसे अनुष्का का पीछे छोड़ा हुआ फोन मिल गया। अनुष्का ने उसे कहा है कि वह परेशान ना हो, मगर वह कैसे शांति से बैठ सकती है। उसका अभी अभी मिसकराज हुआ है और वो फिजिकल बहुत कमजोर है। वो अपने बैंक कार्ड भी यूज नहीं करेगी। सिद्धार्थ के डर से वह बिना कुछ लिए यहाँ से चली गई है, तो वह कैसे रहेगी। अचानक कृतिका को रियलाइज हुआ कि इस पूरी दुनिया में एक सेफ प्लेस ढूंढना अनुष्का के लिए आसान नहीं होगा। वही बिल्डिंग के 284 फ्लोर पर अद्वैत के घर में एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया। अद्वैत ने उसे अंदर आने दिया और कहा, तुम दिल्ली में और वह भी मेरे घर में, क्या तुम्हें डर है कि अनुष्का को तुम्हारे यहाँ आने के बारे में पता चला जाएगा तो वह भाग जाएगी। सिद्धार्थ ने एक सिगरेट जलाते हुए कुछ पफ लेने के बाद कहा, अपनी वाइफ से कहो कि वह अपने काम से काम रखें। जब अनुष्का के पास कोई सहारा नहीं रह जाएगा तो वो नेचुरली मेरे पास वापस आ जाएगी। उसकी यह बात सुनकर अद्वैत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मेरी वाइफ नहीं होती ना तो तुम्हारी वाइफ अब तक खुद की जान ले चुकी होती। तुमने परेशानी खड़ी की है और अपना रिश्ता बिगड़ा है, इसलिए मेरी कृतिका को ब्लेम मत करो। तुम्हारी कृतिका। सिद्धार्थ ने अद्वैत को ऐसे देखा जैसे वह किसी अजनबी को देख रहा हो और बोला, उसने अभी तक तुम्हें अपने हस्बैंड के तौर पर एक्सेप्ट भी नहीं किया है और तुम उसे ऑलरेडी डिफेंड कर रहे हो। अब ऐसे अद्वैत लड़कियों को ट्रीट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लड़की नहीं है, वो मेरी वाइफ है। ऑफ कोर्स मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, या फिर मैं तब तक इंतजार करूं कि वो मुझसे तंग आकर अपनी जान ले ले और मैं पूरी जिंदगी रिग्रेट में जीता रहूं। अद्वैत की एक सेंटेंस ने सिद्धार्थ को चुप कर दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद फाइनली धीरे से सिद्धार्थ बोला, मेरे परिवार ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मैं फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेकर, इतने सारे प्रेशर को सहकर, मैंने जो इतने खर्चे उठाकर शर्मा परिवार की मदद की ताकि उनका बिजनेस फिर से खड़ा हो जाए और वह अपने पैरों पर खड़े हो जाए। मैं अनुष्का की सारी चिंताएं दूर कर दी, उसे हर एक चीज लाकर दी जिसकी वजह से उसके लाइफ अच्छी हो जाए, तो फिर वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। अद्वैत ने उसका ये सवाल सुनकर कैजुअली पूछा, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है। अद्वैत के जवाब में सिद्धार्थ को गुस्सा दिला दिया और वो बोल, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हैं एनालाइज करने में। वो मेरे साथ रहने से अच्छा मरना क्यों पसंद कर सकती है। अद्वैत बोला, तुमने उसके साथ क्या किया है वो किसी और से बेहतर तुम जानते हो। उसकी यह बात सुनते ही सिद्धार्थ चुप हो गया। यस, कोई नहीं जानता है कि उसने अनुष्का के साथ क्या किया है सिवाय उसके। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और फिर दूसरी सिगरेट जलते हुए कहा, मैं अनुष्का को पिछले 10 सालों से जानता हूँ। हमारी पहली बार मुलाकात तब हुई थी जब वह 14 साल की थी
और वह मेरे साथ एक ही शहर में आसपास के ही घर में रहती थी। जब वह 18 साल की थी मुझे हमेशा लगता था कि वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। एक दिन जब उसका रियल एक्सीडेंट हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि वह मुझे छोड़कर जा सकती है और मेरे बिना रह भी सकती है, लेकिन मैं हूं वो जो उसे अलग नहीं हो सकता और उसके बिना नहीं रह सकता। अद्वैत चुपचाप उसके बाद सारी बातें सुन रहा था। क्योंकि लव और रिलेशनशिप में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो कोई एडवाइस नहीं दे सकता था। लेकिन अद्वैत के अलावा सिद्धार्थ के पास एडवाइस लेने के लिए कोई और था भी नहीं। उसने पूछा, अद्वैत बताओ मुझे, मैं कैसे उसे वापस लेकर आऊं? इस सवाल ने सच में अद्वैत को चुप करा दिया। अगर बात पैसे कमाने की हो तो वह 100 तरीका बता सकता है, लेकिन अपनी वाइफ का दिल कैसे जीत जाए यह नहीं बता सकता, क्योंकि वह भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उसने भी एक सिगरेट जलते हुए कहा, कृतिका ने अभी अभी लोन पर एक घर खरीदना है। वो हर महीने हार्ड वर्क करके अपनी सारी सैलरी उसे लोन के किस्त चुकाने में भर देगी, लेकिन मेरा दिया हुआ घर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आज मैंने उसके लिए जो कुछ भी एफर्ट्स किया उसके बावजूद भी वो मेरे साथ एक डिनर करने के लिए तैयार नहीं हुई। कृतिका का नाम सुनकर सिद्धार्थ को एक उम्मीद दिखाई दी और वह बोला, क्या तुम कृतिका को यहाँ बुला सकते हो? मैं उसे पूछूंगा कि अनुष्का क्या सोच रही है और उसे कैसे मनाना है। अद्वैत ने उसे एक लुक दिया और कहा, कृतिका को इस्तेमाल के करने के बारे में सोचना भी नहीं। बैंग बैंग, अचानक से शांत रूम के दरवाजे पर कोई तेजी से नॉक करने लगा। डोर बेल बजाने के बाद वजूद इस तरह नोक करने से गुस्से में अद्वैत की भौहें आपस में सिकुड़ गई, लेकिन जब उसने मॉनिटर से कृतिका को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा तो उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कृतिका बोली, सर वो। लेकिन रूम में बैठे दूसरे आदमी को देखते ही उसने अपनी सारी बातें अंदर ही रोक ली। सिद्धार्थ यहाँ क्या कर रहा है? वो यहाँ कैसे पहुंचा? क्या उसे पता चल गया है कि अनुष्का यहाँ से चली गई है? क्या अनुष्का फिर से पकड़ी जाएगी? क्या बात है? अद्वैत ने कृतिका के खोते हुए हाथों को देख लिया और पूछा। कुछ नहीं, कृतिका जाने के लिए मुड़ी हुए कहा। अद्वैत ने उसे पकड़ते कहा, बताओ मुझे क्या हुआ? कृतिका ने अनकॉन्शियसली रूम में बैठे हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा तो अद्वैत तुरंत उसके बाद समझ गया, इसलिए वो बाहर आकर दरवाजा बंद करते हुए बोला, क्या तुम मुझे अनुष्का के बारे में कुछ बताना चाहती हो? कृतिका को अभी भी डर था कि सिद्धार्थ दरवाजे के बाहर से उनकी बातें सुन लेगा, इसलिए वो बोली, सर क्या हम 26 फ्लोर पर जाकर बात करता है सकते हैं? श्योर। अद्वैत कृतिका के पीछे पीछे 26 फ्लोर पर पहुंचा और जैसे ही वो रूम में गए कृतिका ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, वह भी अच्छे से लॉक कर दिया। सर क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? कृतिका को नहीं पता था कि अनुष्का ने क्या कुछ झेला है, लेकिन वह ये जरूर जानती थी कि अगर इस बार अनुष्का सिद्धार्थ के पास वापस गई तो वह बचेगी नहीं। अद्वैत ने अपना हाथ उठाकर जेटली उसके बालों को सहलाया और जवाब दिया, जरूर। अद्वैत ने ये कह दिया था तो कृतिका ने उस पर भरोसा करने का डिसाइड किया और कहा, सर अनुष्का बिना अपना फोन लिए यहाँ से चली गई है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। क्या आप किसी को अरेंज कर सकते हैं उसे ढूंढने के लिए और उसके बाद चुपचाप उसे वहां भेजने के लिए जहां वह जाना चाहती है, बिना सिद्धार्थ को पता चले? कृतिका जानती थी कि जो वह बात कह रही है उसके लिए बहुत ज्यादा ही टाइम और रिसोर्सेज की जरूरत है, मगर वह ये भी जानती थी कि अद्वैत ही सिर्फ इकलौता ऐसा इंसान है जो सिद्धार्थ की नजरों से बचकर अनुष्का को यहाँ से निकाल सकता है। चिंता मत कीजिए, उसके जितने भी पैसे लगेंगे मैं आपको दे। कृतिका अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अद्वैत ने किसी का नंबर डायल कर दिया था और कॉल कनेक्ट होते ही बोला, किसी को हायर करो अनुष्का को फॉलो करने के लिए और जहां वह जाना चाहती है वहां उसे सेफली छोड़कर आओ और यह मेक श्योर करना कि सिद्धार्थ और उसके लोगों को पता ना चले। अद्वैत की बात सुनकर कृतिका तुरंत रिलीफ फुल करने लगी और बोली, थैंक यू सो मच सर। अद्वैत में जेटली उसका कंधा थपथपाया और सॉफ्टली बोला, कृतिका मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस मुझे बता देना, अगर वो मेरी पावर के अंदर हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अद्वैत की बातों ने कृतिका की सारी चिंता को दूर कर दिया था, लेकिन वो इन सभी बातों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने स्ट्रेट तरीके से कहा, सर हम बस यहाँ पर हैं, आपकी वाइफ हमें सुन नहीं सकती है, आप ऐसा नाटक मत कीजिए। अद्वैत ने उसकी यह बात सुनकर कंफ्यूजन में एक आईब्रो उठाई और बोला, क्या? तभी कृतिका बोली, आई एम सॉरी, आज मैंने आपकी इंटेंशंस को गलत समझ लिया। मुझे लगा कि आप मुझे लाइक करने लगे हैं, बट मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे मदद की यह एनालाइज करने में कि आप बस मेरी मदद चाहते हैं या फिर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वाइफ को जेलस फील करवाने के लिए। सर मेरी शादी भी बहुत बड़ा मैस है, मगर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, क्या आप सुनना चाहेंगे? उसकी कोई भी बात सुनने के लिए अद्वैत तैयार था, वो बोला, आगे बढ़ो।
कृतिका बोली, मुझे सिंसेरिटी और शादी के बीच में कम्युनिकेशन में भरोसा है। अगर आपको अपनी वाइफ से प्यार है तो आपको उसके साथ प्रॉपर्ली बात करनी चाहिए। किसी और लड़की का इस्तेमाल करके उसे जेलेस फील करवाना मेरे हिसाब से यह कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अद्वैत ने जवाब दिया, मैं किसी को भी प्रवोट करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी अभी जो कहा वो जेन्युइन तरीके से कहा था। कृतिका बोली, तो क्या आप सचमुच मुझे पसंद नहीं करते? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अद्वैत उसे पसंद नहीं करता है। वो उसकी वाइफ है और वो उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाह रहा था और हस्बैंड होने के नाते अपनी वाइफ की परेशानियां सॉल्व करना उसकी जिम्मेदारी है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, वो कहते हुए कृतिका ने 2-3 बार अपने चेस्ट को पेट किया और उसके बाद बोली, अब जब आपके मन में मेरे लिए कोई और टेंशन नहीं है तो प्लीज ऐसी बातें मत बोलिएगा जिसकी वजह से लोगों को हमारे बारे में गलतफहमी हो। यह आपकी वाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी मासूम है और हमेशा अपने भी दिल की बात बिना किसी लाग लपेट के सीधा बोल देती है। वो उसके सीरियस और प्रोफेशनल अटायर से बिल्कुल अलग था। अद्वैत उसकी यह सारी क्वालिटीज देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि वो उसकी वाइफ थी। वो बोला, मेरी वाइफ दुनिया की बेस्ट लड़की है और उससे शादी करना मेरी अच्छी किस्मत है। मैं उसे इस जिंदगी में कभी भी नाराज नहीं करूंगा। और रही तुम्हारी बात तो अपने काम पर फोकस करो और ज्यादा सोचो मत। ओके, अनुष्का की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपडेट देता रहूंगा। थैंक यू सर, जाकर आराम करो, मैं नीचे जा रहा हूँ। इतना कहकर अद्वैत मुड़ा और चला गया। जब वो बाहर आया तो अनमोल दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो बोला, सर हमने अपने आदमियों को लगा दिया है मिसेज सिंघानिया के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अद्वैत ने हाँ सर हिलाया और बोला, मैं श्योर कि वह सेफ रहे और अद्वैत को उसके बारे में कुछ ना पता चले। यस सर, अनमोल ने ऑर्डर ले लिया मगर तुरंत वहां से नहीं गया, जिसे देखकर अद्वैत ने पूछा, और कुछ बात है? अनमोल जानता था कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए मगर वह अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाया, सर क्या कृतिका के साथ साथ जरूर सचमुच कुछ गड़बड़ है? आप अपनी फ्रेंड की वाइफ को लेकर इतना चिंता में क्यों है? उसकी यह बात सुनकर अद्वैत ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या सोच रहे हो तुम? अनमोल स्पीचलेस हो गया। उसके बाद अद्वैत 25th फ्लोर पर वापस आ गया सिद्धार्थ के पास, जिसने अभी अभी अपनी सिगरेट बुझाई और उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों तुम्हारी वाइफ तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना चाहती थी जिसे तुम्हें मुझसे छुपाना था? अद्वैत ने पूछा, क्या तुम्हें क्या लगता है? सिद्धार्थ ने पूछा, अनुष्का कैसी है? अद्वैत ने जवाब दिया, मुंबई वापस चले जाओ, वो दिल्ली में नहीं है। ये सुनते ही सिद्धार्थ तक तुरंत खड़ा हो गया और उसकी आवाज कांपने लगी, क्या कहा तुमने अभी अभी? अद्वैत ने शांति से जवाब दिया, उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करोगे तो वह अपनी जान ले लेगी। उसे छोड़ दो ताकि वह रह सके। तुम उसे जिंदा रखना चाहते हैं, वो खुद से दूर या फिर खुद के करीब मार डालना चाहते हो, तुम्हारी चॉइस है। इन बातों ने सिद्धार्थ को हैरान कर दिया और अब उसे अनुष्का के अपने साथ रखने की कंसीक्वेंसेस समझ में आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई है और वह काफी देर तक सोफे पर बैठा रहा और फिर आखिर में खड़े होते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। इतने सालों की दोस्ती में अद्वैत ने सिद्धार्थ को इस हालत में पहली बार देखा था। वो उसे शांत करते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं किसी को अरेंज कर दूंगा ताकि वह उसे सेफ रखें। सिद्धार्थ ने आगे कुछ नहीं कहा और कैपते हुए पैरों से अद्वैत के घर से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद अद्वैत प्राइवेट फोन पर एक मैसेज आया जो कृतिका की तरफ से था। अक्षय, क्या तुम दिल्ली में हो? अगर हो तो कल मिलकर अपने बारे में बात करते हैं। बिना पूछे ही अद्वैत जानता था कि कृतिका डिवोर्स के बारे में बात करना चाहती है और वो उसके लिए कैसे मान सकता था। इसलिए वो बोला, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, जो बात करनी है व्हाट्सएप पर कर लो। कृतिका ने जवाब दिया, उसे व्हाट्सएप पर एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जब तुम दिल्ली वापस आ जाओगे तब इस बारे में बात करेंगे। अद्वैत ने पूछा, क्या कर रही हो तुम? क्या डिनर कर लिया तुमने? मैसेज भेजने के बाद अद्वैत की नज़र एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटी और वह कृतिका के जवाब का इंतजार करता रहा। लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी कृतिका का कोई जवाब नहीं दिया था। कुछ सेकंड सोचने के बाद अगर अपने अपना दूसरा फोन निकाला और डायरेक्टली कृतिका को फोन किया, जो कुछ सेकंड में ही उसने उठा लिया और पूछा, सर कुछ काम है? अद्वैत बोला, नीचे आओ। ऑलराइट। अनुष्का के जाने के बाद कृतिका को लग रहा था कि उसे अद्वैत के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जब अद्वैत ने उसे कॉल किया था वह अपना सामान ही पैक कर रही थी, इसलिए वह काम छोड़कर सबसे पहले नीचे उसकी बात सुनने के लिए चली गई। जब वो 25th फ्लोर पर पहुंची तो अद्वैत दरवाजे के पास ही उसका इंतजार कर रहा था। अद्वैत ने उसे एक जगह खड़े होने का इशारा किया। कृतिका कंफ्यूज तो हुई मगर उसने अद्वैत का ऑर्डर मानते हुए उसे जगह पर खड़ा होना ही डिसाइड किया।
जैसे ही खड़ी हुई उसे एक कंप्यूटराइज आवाज सुनाई दी, योर फेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम नाउ ऑन दिस लुक एट द कैमरा तो ओपन द डोर, आपका चेहरा पहचान लिया गया है, अब से बस दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ देखिए सिर्फ। कृतिका ने कंफ्यूजन में देखा तो अद्वैत में एक्सप्लेन किया, अब से तुम किसी भी वक्त इस घर में आ जा सकती हो, तुम्हें हर बार दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार नहीं करना होगा। कृतिका स्पीचलेस हो गई। तभी अद्वैत आगे बोला, मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे भूख लगी है, तुमने मुंबई में मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी, आज सिखा दो। अद्वैत ने उसकी इतनी बड़ी मदद की थी, इसलिए कृतिका के पास उसे मना करने का कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने बोली, ऑल राइट, पहले कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट चलते हैं। अद्वैत बोला, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी किसी से कहकर सारे इंग्रेडिएंट फ्रिज में रखवा दिए हैं, तुम देख लो, किसी चीज की और जरूरत हो तो मैं मंगवा दूंगा। कृतिका किचन में गई और उसने फ्रिज खोलकर देखा जो हर एक तरह की चीजों से भरा हुआ था। लगता है अद्वैत सचमुच अपनी वाइफ को वापस चाहता है। कृतिका ने फ्रिज से टमाटर और कुछ सब्जी निकलते हुए कहा, सर आज के लिए रेड सॉस पास्ता कैसा रहेगा? श्योर, तुम मुझे गाइड करो, मैं बनाता हूँ। अद्वैत पीछे मुड़ा और उसने एक नया अप्रिन पहन लिया। वो यूजुअली हमेशा ग्रे और व्हाइट कपड़ों में ही रहता है, लेकिन उस अप्रिन ने भी अद्वैत की हैंडसमनेस को बिल्कुल कम नहीं किया। कृतिका को लगा कि अद्वैत ने आज से पहले कभी किचन में कदम भी नहीं रखा होगा, इसलिए वो बोली, सर क्यों ना आप पहले पास्ता बॉईल कर ले। किसी भी चीज को सबसे पहले और सबसे जल्दी सीखने का अच्छा तरीका है अपने आप सब कुछ करना। मैं पहले वेजिटेबल्स कट करता हूँ। अद्वैत ने जब सब कुछ खुद करने का फैसला किया तो कृतिका साइड में हटते हुए कहा, पहले आप वेजिटेबल्स को धो लीजिए, उसके बाद कट कीजिए। ऑल राइट, अद्वैत ने अच्छे से उसकी बात मानी। अब क्या? पहले पैन में कुछ ओलिव ऑयल डालिए और फिर उसके गर्म होने के बाद उसमें वेजिटेबल ऐड कीजिए। जैसा जैसे कृतिका बोल रही थी वह वैसा कर रहा था। वह बहुत ही फोकस और कमिटमेंट लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खाना नहीं बना रहा है बल्कि करोड़ों की बिजनेस डील कर रहा है। कृतिका साइड में खड़े होकर उसे देख रही थी। जब अद्वैत ने उसके कहे अनुसार कुछ काम कर लिए और कृतिका को आगे पूछने के लिए देखा और कृतिका इस तरह अपने चेहरे की तरफ देखा हुआ पाया तो उसे काफी सेटिस्फैक्शन फील हुआ। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? उसकी डिप आवाज से कृतिका अपने होश में वापस आई और उसने ऑकवर्डली कहा, बस अच्छे से फ्राई कीजिए, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा। ऑल राइट, अद्वैत ने जवाब दिया और बिना किसी एफर्ट के एक प्रोफेशनल की तरह सब कुछ करने लगा। उसकी प्रोफेशनलिज्म देखकर कृतिका थोड़ा हैरान हो गई और उसने पूछा, सर क्या आपको पता है कि खाना कैसे बनाते हैं? अद्वैत ने अपने पैन पर नजर बनाए हुए ही जवाब दिया, भले ही मुझे खाने की खुशबू ज्यादा पसंद नहीं है और नहीं मैं ज्यादा वक्त दिया है, लेकिन मैं टोटली बेसिक लाइफ स्किल से तो अनजान नहीं रह सकता ना। एक इंसान जो मित्तल ग्रुप जिसकी कीमत अरबों में है और जो ग्लोबल बिलियनर्स के टॉप लिस्ट में आता है, उसे पता है कि खाना बनाना एक नॉर्मल लाइफ स्किल है, जबकि कुछ मिडिल क्लास लोग जो कुछ हजार की नौकरी करते हैं वो अपनी वाइफ से काम के बाद भी खाना बनवाते हैं, ये कहकर कि खाना बनाना आदमियों का काम नहीं है, वह औरतों का काम है और आदमी बाहर का काम करने के लिए बने हैं। कृतिका को अचानक मिसेज मित्तल से थोड़ी सी जलन हुई। जब कृतिका ने देखा कि वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है तो वह बोली, आप उसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल दीजिए और फिर टमाटर प्यूरी और वो सारी इंग्रेडिएंट्स। अद्वैत ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, लेकिन धुआं की वजह से उसके चश्मा पर भाप आ गई और वो देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो बोला, कृतिका मेरे चश्मा उतार दो। अद्वैत बहुत लंबा था इसलिए कृतिका के नजदीक आने के लिए वो थोड़ा सा नीचे झुक गया। उसके चश्मा पूरी तरह धुएं से ढक गए थे। साइड एंगल से वो एक दो बड़े बड़े व्हाइट आईबीएल लग रहे थे उसके सर पर, जो काफी फनी सीन था। तो कृतिका ने अपनी हंसी कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की और धीरे से हाथ आगे बढ़कर उसके चश्मा उतारने लगी। उसने अपनी हंसी रुकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां कांप रही थी और एक्सीडेंटली उसकी उंगलियों से अद्वैत का चेहरा टच हो गया और इस तरह अद्वैत के नजदीक होने से कृतिका उसके फीचर्स और क्लियरली देख सकती थी। उसके फीचर्स शार्पली डिफाइंड द और हर एक चीज एक आर्टवर्क लग रहा था, जिसे कितनी बार भी कोई क्यों ना देखे उसका मन ना भरे, स्पेशली उसकी बड़ी बड़ी पलकें जो बिल्कुल लड़कियों की तरह घनी थी। अचानक से एक अजीब सा ख्याल कृतिका के दिमाग में आया, काश वो एक दिन अद्वैत जैसे हैंडसम इंसान को किस कर पाती। उसके इस ख्याल ने ही कृतिका को अंतर तक डरा दिया, लेकिन तभी अचानक उसे ख्याल आया कि अगर अक्षत उससे डिवोर्स नहीं चाहता और अक्षत और उसके कोई बच्चे होते इस जिंदगी में और वो बच्चे अद्वैत जैसे हैंडसम होते तो कितना मजा आता। मगर अद्वैत का फोकस पूरी तरह दूसरी चीज पर था। उसने पूछा, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं?
कृति ने उम्मीद नहीं की थी कि वह नोटिस कर लेगा, इसलिए उसने उसके चश्मा निकले और उसे साफ करके उन्हें पहनते हुए कहा, लड़कियों के हाथ ठंड के दिनों में ऐसे ही ठंडा हो जाते हैं। क्या सारी लड़कियों के हाथ ठंडा हो जाते हैं? अद्वैत को नहीं पता था, क्योंकि आज तक उसने कभी ना किसी लड़की को टच नहीं किया था, मगर वो उसे इस तरह ठंड में खड़े रहे ही रहने देना चाहता था। वो बोला, तुम जाओ आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वो ऐसे बोल रहा था जैसे कृतिका उसे छोड़कर जाने वाली थी। किचन में वो बोली, सर मैं ठीक हूँ अब शायद। अद्वैत बोला, यह एक ऑर्डर है। अब जब अद्वैत ने ऑर्डर दिया तो कृतिका उसे मना नहीं कर सकती थी। वो बोली, सर क्या आप अकेले हैंडल कर लेंगे? मुझे सब कुछ याद है जो तुमने कहा है, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें फोन करके पूछ लूंगा। ऑल राइट। कृतिका किचन से जाने लगी, लेकिन पीछे मुड़कर उसने उसे याद दिलाया, आप उसमें मिर्च और नमक कितना डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। उसकी छोटी छोटी टिप्स सुनकर अद्वैत बिल्कुल नहीं चिढ़ा, बल्कि उसने हंसते हुए कहा, ऑल राइट मैं समझ गया, तुम जाओ लिविंग रूम में आराम करो, चिंता मत करो यहाँ की। कृतिका को ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो अभी किचन से नहीं गई तो अद्वैत उसे बाहर उठाकर फेंक आएगा, इसलिए वो बाहर आ गई। कृतिका जब किचन से बाहर आए तो चारों तरफ बिल्कुल शांति फैली हुई थी। बोर होते हुए कृतिका ने अपना फोन उठा लिया और उन तीनों के ग्रुप चैट में मैसेज भेजो, सो गए क्या तुम दोनों? कृष ने एक जवाब दिया, हम तीनों में से कौन इतनी जल्दी सोता है? अविका ने मैसेज भेजा, कृति मैं अभी अभी एक और नोवेल खत्म की है। एक मेल लीड सचमुच अपनी फीमेल सेक्रेटरी को इस्तेमाल करता है अपनी वाइफ को जलाने के लिए, और वो सेक्रेटरी बेवकूफ की तरह सोचने लगती है कि उसका बहुत सचमुच उसे प्यार करता है और वो फीमेल लीड को मारने लगती है। फिर बताओ क्या हुआ? कृतिका ने पूछा, क्या हुआ? अविका ने मैसेज भेजा, वो फीमेल लीड सेक्रेटरी को मेल लीड के सामने थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से सेक्रेटरी मासूम होकर लड़के की तरफ देखने लगती है, मगर उसे तो बस इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसकी वाइफ के हाथ को चोट तो नहीं लग गई, और जब उसे कंफर्म हो गया कि उसके बाद वाइफ के हाथ को चोट नहीं लगी है तो उसने किसी और से कहकर उस सेक्रेटरी को बाहर फेंकवा दिया। यह मैसेज देखकर कृतिका कांप गई और वो बोली, थैंक गॉड सर नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि वह मुझे किसी को प्रोवोक करने के लिए समान नहीं कर रहे हैं, मुझे ज्यादा चिंता नहीं करके चुपचाप काम करनी चाहिए। अविका ने मैसेज भेजा, बेवकूफ लड़की, कोई भी ऐसी बातें डायरेक्टली कैसे कह सकता है? अगर उन्होंने ऐसे इंटेंशन से किया भी होगा तो क्या वो तुम्हें सच बताएंगे? कृतिका ने जवाब दिया, मुझे उनकी बातों पर भरोसा है। अविका बोली, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, मगर तुम मानोगे नहीं, मगर उनके बारे में बात की जाए तो तुम्हारे बॉस में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वह शादीशुदा है। तभी कृष का मैसेज आया, तुम दोनों बेवकूफ लड़कियां जिनके लाइफ में कभी कोई लड़का रहा ही नहीं है, वो लोग बिना किसी लड़के के ओपिनियन के लड़के के बारे में कैसे अंदाजा लगा रही हो? कृतिका ने मैसेज भेजा, तुम्हें को बोलने से कोई नहीं रोक रहा है। कृष बोला, मैं अगर सच कहूं तो जब मैंने पहली बार तुम्हारे बॉस को देखा था तब मुझे ऐसा फील हुआ था जैसे वो तुम्हें लेकर कुछ गलत सोचता है, इसलिए केयरफुल रहना। अविका बोली, कृष तुम्हें बस जलन हो रही है कि वो तुमसे ज्यादा रिच और गुड लुकिंग है। कृष बोला, तुम मुझे क्रिटिसाइज कर सकती हो मगर पर्सनल अटैक में बर्दाश्त नहीं करूंगा। कृतिका बोली, मेरे दिल में हमारा क्यूट कृष सबसे ज्यादा हैंडसम है। कृष बोला, मेरी कृति सबसे बेस्ट है। अविका बोली, कृति क्या तुझे डर नहीं है कि झूठ बोलने से तेरी नाक लंबी हो जाएगी? मेरे दिल में कृष भले ही सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का ना हो, मगर मेरे डैड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जरूर है। उसका यह मैसेज पढ़कर कृष ने जवाब दिया, एटलीस्ट कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो सेंस है। तभी कृतिका ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, कल फराट मार्केट चलते हैं, मुझे जल्द से जल्द अपने नए हाउस को डेकोरेट करना है ताकि दादी माँ मेरे साथ आकर रह सके। अविका बोली, श्योर। तभी कृष का मैसेज आया, कल मेरी एक डेट है, मैं नहीं जा पाऊंगा। यह मैसेज देखते ही कृतिका और अविका एक साथ मैसेज करने लगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी उम्र की है? कहाँ की? वो कैसी दिखती है? क्या करती है? कृष ने जवाब दिया, मैं उसे कुछ दिनों पहले कॉमिक काम में मिला था। वो हमारे स्टूडियो की कॉमिक्स की बहुत बड़ी फैन है, स्पेशली कृति की। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसे डेट करना चाहता हूं मगर अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। उसका मैसेज देखकर कृतिका ने खुश होकर मैसेज भेजती है, आगे बढ़ो हमारे बहादुर जवान। अविका बोली, सच कहूं तो कृष्णा हमारे साथ इतने लंबे टाइम से है तो कि मैं भी उसे एक लड़की समझने लगी थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह भी किसी की लड़की पर क्रश करेगा। कृष बोला, मैं भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई लड़की मुझे इतनी पसंद आ जाएगी।
तुम्हें पता है जिस वक्त मैं उसे देखा था मेरा दिल बहुत ही धीरे से धड़कने लगा था, जैसे वो अभी बाहर आ जाएगा, और मैं हमेशा उसके सपने देखता रहता हूँ और उसे मिलाने की कोशिश करता रहता हूँ। कृतिका ने मैसेज किया, लगता है हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। अविका ने मैसेज भेजा, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए उसे लड़की को इम्प्रेस करने में? कृष ने जवाब दिया, भूल जाओ। एक की तो लव लाइफ शुरू होने से पहले ही हर बार खत्म हो जाती है और दूसरी 2 साल से शादीशुदा है मगर फिर भी अपने हस्बैंड को नहीं जानती। मुझे डर है तुम दोनों मेरा काम भी बिगाड़ दोगे। जब वो लोग बात कर ही रहे थे तभी किचन से अद्वैत की दीप आवाज आई, कृतिका यहाँ आओ 1 सेकंड के लिए। कृतिका को लगा अद्वैत को उसकी मदद की जरूरत है, इसलिए उसने अपना फोन नीचे रखा और तुरंत किचन की तरफ भागी। तब जाकर उसे पता चला कि अद्वैत ने न सिर्फ पास्ता बना दिया था बल्कि सी फूड सैलड भी, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। अद्वैत बोला, ट्राई कर को देखो। कृतिका ने पास्ता का एक बाइट लिया तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। उसे नहीं पता था कि यह अद्वैत की उसे खाना बनाने की रिक्वेस्ट बस उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने का एक बहाना था। उसने ऑलरेडी 2-3 दिनों से खाना बनाना शुरू कर दिया था और ताकि वो कृतिका के सामने अपना इंप्रेशन ना खराब कर ले। मुझे इतना कुछ सीखने के लिए थैंक यू। अगर तुम्हें लगता है कि खाना ठीक है तो मेरी वाइफ को भी पसंद आएगा, अद्वैत ने सिंसियरली कहा। इसलिए कृतिका को उससे कोई और मोटिव्स की समझ नहीं आई। थैंकफुली कृतिका ने अपने डिनर के वक्त ज्यादा कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो अद्वैत बनाया हुआ खाना थोड़ा बहुत खा सकती थी। उनके सोफे पर बैठ जाने के बाद कृतिका ने उम्मीद की थी कि अद्वैत पहले खाएगा, लेकिन अद्वैत ने पूरा सैलड का रखा और उसकी तरफ देते हुए कहा, खा कर देखो। अब जब अद्वैत खुद उसे खाने के लिए दे रहा है तो कृतिका भी खुद को रोक नहीं। उसने एक फोक लिया लेकिन शरिम्प से एलर्जी होने की वजह से उन्हें प्लेट की साइड में रखने लगी और सिर्फ वेजिटेबल्स खा रही थी। तुम्हें शरिम्प पसंद नहीं है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन कृतिका ने एक्सप्लेन किया, वो मुझे बचपन से ही उससे एलर्जी है। ये सुनते ही अद्वैत ने तुरंत सैलड अपनी तरफ खींच लिया। वो उसे और नहीं खाने देने वाला था और बोला, क्या तुम्हें और भी कोई चीज है जिससे एलर्जी है? कृतिका ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। अद्वैत ने कोई और सवाल नहीं पूछा, लेकिन मन ही मन ये बात नोट कर ली कि कृतिका को श्रिम्प से एलर्जी है और उसके बाद पास्ता उसकी तरफ करते हुए कहा, ये खाओ। वो टेस्टी रेड सॉस पास्ता कृतिका के सामने पड़ा हुआ था, इसलिए कभी खुश होकर खाने लगी। उसे खाना एंजॉय करता हुआ देखकर सिल्वर फ्रेम ग्लासेस के पीछे से अद्वैत का आंखें चमकने लगी और वह बोला, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे अगली बार बता देना, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। कृतिका अपने खाने में इतनी बिजी थी कि उसने बिना उसके सवाल को सुने बस हाँ में सर हिला दिया। लगता है उसकी वाइफ धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही है। इस ख्याल ने ही अद्वैत को थोड़ा खुश कर दिया और थोड़ी देर बाद ही सारा का सारा पास्ता कृतिका के पेट में चला गया। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और उसके होठों के कोनों पर हल्का सा सॉस देखकर उसे वहां से साफ करने लगा। वो मूव काफी इंटीमेट था, इसलिए उसे हैरानी के मारे कृतिका ऑलमोस्ट चेयर से गिरने वाली थी, जिसे देखकर अद्वैत ने कैजुअल अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, सॉरी मुझे थोड़ी सी ओसीडी है। मैं जब तुम्हारे लिप्स पर सॉस देखा तो मैं अपने आप को साफ करने से रोक नहीं पाया। कृतिका स्पीचलेस हो गई। आजकल उसके साथ हो गया है, वो हमेशा गलत ही क्यों सोचती रहती है। उसके बॉस शादीशुदा इंसान है और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनके मन में उसके लिए कोई फिल्म गलत फीलिंग्स नहीं है, तो वो फिर क्यों ज्यादा सोच रही है? अगर ऐसे ही चला रहा तो ये सब सोच उसके काम को भी इफेक्ट करेगी। अपनी एम्बारोसमेंट को छुपाने के लिए कृतिका ने तुरंत टॉपिक अद्वैत की वाइफ की तरफ मोड़ते हुए कहा, सर आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है और आप इतने एफर्ट लगा रहे हैं, मुझे लगता है आपकी वाइफ को जरूर पसंद आएगा। एनीवे अगर तुम्हें पसंद आया तो अच्छी बात है, अद्वैत ने हंसते हुए कहा। अगर तुम मुझे दूसरी डिशेस कल सिखाओ तो कैसा रहेगा? सर, अगर मैं आज आपको अपने सामने खाना बनाते हुए नहीं देखा होता तो आपकी यह डिश खाकर मुझे लगता है कि आप एक प्रोफेशनल शेफ हैं। आपकी कुकिंग स्किल्स मुझे भी अच्छी है, इसलिए आपको मुझसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका को सच में ऐसा लगता था कि अद्वैत की कुकिंग स्किल्स उससे काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए उसे सीखने की और जरूरत नहीं है। अद्वैत 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसे लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, शायद उसे खाना बनाते वक्त किचन में थोड़ा सा सामान फैलाना चाहिए था। उसने सोच लिया कि अगली बार वह थोड़ा ध्यान रखेगा। डिनर के बाद कृतिका ने साफ सफाई शुरू कर दिए तो अद्वैत ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए काफी बड़ा काम किया है, तुम ब्रेक ले लो, मैं ये सब साफ कर दूंगा। क्या उसने कोई फेवर किया है? कृतिका को लग रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, वह तो बस फ्री में बैठकर अद्वैत का हाथ का खाना खा रही थी। लेकिन अब वो साफ सफाई करना चाहता है तो उसने उसे छोड़ दिया। बोली, तो फिर मैं जाती हूँ।
मेरे लिए लिविंग रूम में इंतजार करना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। इतना कहकर अद्वैत सारे बर्तन लेकर किचन में चला गया और कृतिका को लिविंग रूम में इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। वो बैठी ही थी तभी उसे दरवाजा की डोर बेल बजी। कृतिका ने दरवाजा खोला तो डॉक्टर ज्योति बाहर खड़ी थी। उसे वहां देखकर डॉक्टर ज्योति बिल्कुल हैरान नहीं हुई। डॉक्टर ज्योति अंदर आने के बाद उन्होंने आसपास देखा और पूछा, कृतिका, अद्वैत कहाँ है? कृतिका ने किचन की तरह इशारा करते हुए कहा, हमने अभी डिनर खत्म किया है, वो साफ सफाई कर रहे हैं। ये बात कर पर डॉक्टर ज्योति शॉक हो गई और उन्होंने हैरानी से कहा, उसने तुम्हें यहाँ खाना बनाने दिया और अब खाना के बाद साफ सफाई कर रहा है। उनकी बात सुनकर कृतिका ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा, मैंने खाना नहीं बनाया, सर ने खाना बनाया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उन्हें कुछ घर के खाने की डिशेज सिखाऊं ताकि वो अपनी वाइफ को बाद में बनाकर खिला सके, मगर लगता है कि सर पहले से ही कुकिंग जानते हैं, उनकी कुकिंग स्किल्स तो मुझे भी बेहतर है। डॉक्टर ज्योति को भरोसा नहीं हो रहा था कि कृतिका अद्वैत के बारे में बात कर रही है। उसे कुकिंग ऑयल और खाने की स्मेल से नफरत होती है, इसलिए वह किसी को भी अपने घर में खाना नहीं बनने देता। उन्होंने अद्वैत को बड़े होते हुए देखा था और कभी नहीं सुना था कि उसने कभी खाना बनाया हो। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि उसने पक्का सेक्रेटरी कृतिका के लिए खाना बनाना सीखा होगा और अपनी आदत के अनुसार कुछ ही टाइम में वह परफेक्ट हो गया है। मगर क्या सचमुच वो कृतिका को इम्प्रेस करने के लिए इस हद तक जा सकता है? उसके लुक्स, पैसे और स्टेटस के हिसाब से कौन सी लड़की उसके पास नहीं आ सकती? वो इतना डिस्पेरेट इसलिए तो नहीं हो सकता कि वो कृतिका उसकी वाइफ है। अद्वैत के इतने एफर्ट को देखकर डॉक्टर ज्योति समझ गई कि कृतिका अद्वैत के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने मदद करने के लिए कहा, मैंने अद्वैत को बड़ा होते हुए देखा है और मुझे नहीं लगता उसने आपसे पहले कभी खाना बनाया होगा। वो सिर्फ इतने सारे एफर्ट अपनी वाइफ के लिए ही कर रहा है। आई होप उसके एफर्ट्स को उसकी वाइफ अप्रिशिएट करें और उसे सिंसेरिटी से ट्रीट करें। कृतिका ने भी हाँ में सर हिलाते हुए कहा, सर का जैसा कैरेक्टर है और जैसे वो पर्सनल लाइफ में है वो एक आइडियल हस्बैंड के परफेक्ट डेफिनेशन है, मैम जरूर उन्हें पसंद करेंगे। डॉक्टर ज्योति को ऐसा लग रहा कि एक क्लूलेस आदमी को उससे भी ज्यादा क्लूलेस वाइफ मिली है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा और कहा, अद्वैत फीलिंग्स के मामले में थोड़ा स्लो है। बहुत ही मुश्किल है किसी लड़की के लिए उसके मन में फीलिंग आना, लेकिन अगर एक बार उसके मन में आ जाए वो अपनी पूरी जिंदगी उसी से प्यार करेगा। कृतिका, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अपना नाम सुनकर कृतिका को लगा कि डॉक्टर ज्योति उसे अपना स्टेटस याद दिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर ज्योति चिंता मत कीजिए, मुझे बॉस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और एब्सोल्यूटली मैं फ्यूचर में अपनी लिमिट याद रखूंगी। ये सुनकर डॉक्टर ज्योति स्पीचलेस हो गई और उन्होंने और बेचैन होते हुए कहा, कृतिका, मेरी बातों का वो मतलब नहीं था। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे मन में अद्वैत के लिए फीलिंग्स होने चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। कृतिका ने उनकी बात बीच में रोकते हुए कहा, डॉक्टर ज्योति इस बारे में बात नहीं करते हैं। डॉक्टर ज्योति रुक गई। क्या उन्होंने फिर से गड़बड़ कर वो सचमुच कृतिका को सीधे सीधे ये बता देना चाहती थी कि वही अद्वैत की वाइफ है और यह सब वो तो उसी के लिए कर रही है ताकि वो अद्वैत की फिक्र करे, उसे अच्छे से ट्रीट करे और उसे दूसरी लड़कियों की तरफ धक्का देना बंद कर दे। लेकिन जब उन्होंने कृतिका की बात सुनी तो उन्होंने ये सब छोड़ने का फैसला किया। ये दोनों अपनी शादी वाले मामले को खुद ही संभाल लेंगे, उन्हें और इम्पोर्टेंट चीजों को देखना है। उन्होंने पूछा, कृतिका, मैंने सुना कि तुम्हारे हाथ हमेशा ठंड में ठंडे रहते हैं, क्या तुम चाहती हो कि मैं चेक करूं? कृतिका ने ये सुनकर कंफ्यूजन में पूछा, आपको कैसे पता चला? ऑफ कोर्स अद्वैत ने ही उन्हें बताया होगा और आधी रात को यहाँ बुला भी लिया, लेकिन डॉक्टर ज्योति सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, कल जब मैं अनुष्का का ख्याल रख रही थी तब मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ और पैर बहुत ही ठंडा है, उज्ज्वल टेम्परेचर से भी ज्यादा, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल आया। आजकल की लड़कियां अपनी सेहत पर बिल्कुल नहीं ध्यान देती हैं, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है। थैंक्स डॉक्टर ज्योति, मगर उसकी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ज्योति अद्वैत की पर्सनल डॉक्टर थी, इसलिए कृतिका उन्हें अपने लिए परेशान नहीं करना चाहती थी। अगर वो तुम्हारा चेकअप करना चाहती है तो करने दो, वो तुमसे पैसे नहीं लेंगी। अचानक से अद्वैत की दीप आवाज पीछे से सुनाई दी। कृतिका ने सर घुमाकर पीछे उसकी तरफ देखा तो उसे अद्वैत की आंखों में प्यार दिखाई दिया और जिसे देखकर कृतिका के मन में एक अजीब सी फीलिंग फिर से आई। वो उसे फिलीक को इनकार करके जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहती थी ताकि उसके दिमाग में ये सब गलत ख्याल ना आए, मगर अद्वैत के पावरफुल ऑरा के प्रेशर में मजबूरन उसे करना पड़ा। ऑल राइट, फिर चेक कर लीजिए। डॉक्टर ज्योति ने कृतिका के हाथ पकड़े और कुछ प्रेशर पॉइंट्स दबाने लगी। कृतिका को बहुत तेज दर्द हुआ, उसके मुंह से आह की आवाज निकल गई।
वो दर्द के मारे हल्कास कांपने भी लगी, तभी एक स्ट्रांग हाथ में उसकी कमर के आसपास लपेटकर उसे सपोर्ट दिया। मुझे दर्द नहीं हो रहा है, कृतिका ने जल्दी से अद्वैत का हाथ हटाया और डॉक्टर ज्योति के साथ जाते हुए बोली, डॉक्टर ज्योति ऊपर चलते हैं। कृतिका नहीं जानती थी कि ऊपर जाना डॉक्टर ज्योति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डॉक्टर ज्योति ने अद्वैत की तरफ देखा जिसे कुछ नहीं कहा था और बोली, अद्वैत की वाइफ को भी कुछ प्रॉब्लम्स है और अद्वैत को मुझे मसाज तकनीक सीखनी है। डॉक्टर ज्योति को लगा कि सच में उनका दिमाग बहुत तेज है, तभी इतने हाई प्रेशर के अंदर उन्होंने एक ठीक ठाक बहाना बना लिया। कृतिका चुप हो गई तो ये कारण था कि अद्वैत उसके ठंडे हाथ पैरों को ट्रीट करने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। आज वो अद्वैत की खाने की टेस्टर और मसाज मॉडल दोनों थी। कृतिका ये सब बर्दाश्त कर सकती थी। आफ्टर ऑल अगर उसे मंथली 5 फिगर्स की सैलरी चाहिए थी तो उसे ये काम तो करने ही होंगे। उसने अपने पर्सनल लाइफ को साइड में रखकर अपने बॉस के हार ऑर्डर करने का फैसला कर लिया था और कभी कभी वाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी। मसाज के बाद कृतिका ऊपर अपने रूम में चली गई अपनी पैकिंग पूरे करने के लिए जो अधूरी छोड़कर आई थी, और उसने नीचे आकर अपना बैग लिए एक टैक्सी पड़ी और घर के लिए निकल गई। रास्ते में ही उसने अद्वैत को मैसेज भेजा, सर मैं घर जा रही हूँ, आप प्लीज अनुष्का वाले मामले को संभाल लीजिएगा और परेशानी के लिए सॉरी। जैसे कृतिका ने वो मैसेज भेजा, अद्वैत का तुरंत उसे कॉल आया जिसे कृतिका ने उठाकर कहा, जी सर। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से अद्वैत की थोड़ी गुस्से वाली आवाज आई। कृतिका ने जीपीएस चेक किया और बोली, मैं 2-3 किलोमीटर दूर हूँ अपने घर से। जब तुम घर पहुंच जाओ तब कॉल कट करना। इतना कहने के बाद अद्वैत बिल्कुल चुप हो गया। अगर कृतिका को दूसरी तरफ से अद्वैत की घड़ी की आवाज नहीं आ रही होती तो उसे यही लगता है कि कॉल कट हो चुका है। 3 किलोमीटर की जर्नी ज्यादा टाइम नहीं लगा। टैक्सी ड्राइवर ने कृतिका की बिल्डिंग के दूसरी साइड रोड पर थोड़ी दूरी पर रोकते हुए कहा, मिस आगे रोड का काम चल रहा है, मैं यहां से गाड़ी आगे नहीं ले जा सकता, आपको पैदल जाना होगा। ओके। कृतिका गाड़ी से नीचे उतर गई तो ड्राइवर ने उससे उसका सूटकेस निकालने में भी मदद कर दी। कृतिका का यह इलाका काफी पुरानी एरियाज में से एक था, इसलिए रात के वक्त यहाँ पर बिल्कुल सुनसान हो जाता था। वह अपना सूटकेस लेकर आगे बढ़ी जा रही थी। तभी अचानक सड़क पर एक तेजी से वैन आए, जिस वजह से पीछे ही रुक गई। उसने डिसाइड किया कि वैन के जाने के बाद वह रोड क्रॉस करेगी, लेकिन उसके रुकते ही वह तेजी से आ रही है। वैन उसके सामने रुकी और उसमें से 2 आदमी निकले जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुआ था और कृतिका को खींचते हुए वैन में ले गए। क्या कर रहे हो तुम लोग? कृतिका इतना ही बोल पाई थी तभी एक बड़े से हाथ में उसका मुंह बंद कर दिया और उसका फोन जमीन पर गिर गया। कृतिका, कृतिका, अद्वैत आवाज फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी, लेकिन कृतिका जिसे वो लोग किडनैप करके ले जा रहे थे वो बिल्कुल नहीं सुन पाए। वैन के अंदर उस बड़े से हाथ को कृतिका के मुंह से अपना हाथ हटा लिया और उसके मुंह पर एक डार्क टेप लगाते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो, कोई आज रात तुम्हें बचा नहीं सकेगा। कृतिका कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसने अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया, उस गाड़ी में 3 आदमी थे, एक ड्राइविंग कर रहा था और 2 लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था। उनके एक्शंस बिल्कुल प्रैक्टिस लग रहे थे, जैसे वो लोग अक्सर यह काम करते हो। उसे किडनैप वो लोग ऐसे तो कर नहीं हो सकते हैं, तो क्या कोई उसे बदला ले रहा है? कौन हो सकता है वह? क्या वो मालती मित्तल है? कृतिका के दिमाग में ये ख्याल आया, मगर उसने इस ख्याल को जल्दी से इनकार कर दिया क्योंकि अद्वैत ने खुद कहा था कि अब मालती मित्तल उसे परेशान नहीं करेगी और कृतिका को उसे पर बहुत भरोसा था। तो और कौन हो सकता है? और कौन है जिसे उसने उसे ऑफेंड किया हो? और कौन हो सकता है जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी आगे बढ़ सकता है? अचानक एक नाम कृतिका के दिमाग में आया, नीरज परमार। नीरज को उससे हद से ज्यादा नफरत थी क्योंकि उसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। वो पक्का उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा होगा। अचानक से कृतिका का पर्सनल फोन बजने लगा। वो भले ही वाइब्रेशन मोड में था मगर शांत वैन में उसकी आवाज साफ सुनाई दी गई, जिसकी वजह से उनमें से एक आदमी ने कृतिका बाग में से उसका फोन निकाला और जब वो फोन निकला तो कृतिका ने अपनी आंखों के कोने से स्क्रीन पर अक्षत का नाम देखा। एक आदमी ने उसके मुंह से टेप निकलते हुए पूछा, कौन है? किसका कॉल है? मेरे हस्बैंड। अचानक से कृतिका को एक उम्मीद दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अक्षत इस वक्त उसे कॉल करेगा। उसने कहा, सर मुझे बस फोन पर बात करने दीजिए, मैंने अभी अभी उसे बताया कि मैं घर पहुंचने वाली हूं। अगर मेरा फोन नहीं लगा तो मुझे डर है कि वो पुलिस को फोन कर देगा। अगर हम में तुम्हें किडनैप करने की हिम्मत है तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं पुलिस का डर होगा? उस एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा और कॉल कट कर दिया और फिर से उन्होंने उसके मुंह पर टेप लगाकर उसका पूरा चेहरा काले कपड़े से ढक दिया, जिससे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई।
इन लोगों को पुलिस का भी डर नहीं है। वो लोग पक्का ऐसे आदमियों से जुड़े होंगे जो सीरियस क्राइम्स करते हैं। ऐसे लोगों को कानून का डर नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोगों को उनसे भी ज्यादा खतरनाक और उसने लोगों का डर हो सकता है। और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कृतिका जानती थी और वह था अद्वैत। उसका फोन अद्वैत के साथ तभी भी चालू था जब कृतिका का किडनैप हुआ था। क्या अद्वैत ने कुछ नोटिस किया होगा? लेकिन वह अपनी लाइफ रिस्क में क्यों डालेगा एक छोटी सी असिस्टेंट के लिए? वो उसे क्यों बचाने आएगा? कृतिका को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो बस इतना ज्यादा जानती थी कि अगर मैं तुझे बचना चाहेगा तो भी उसे ढूंढने में और उसे तक पहुंचने में उसे वक्त लगेगा, इसलिए उसे अपने आप को बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा या फिर एटलीस्ट उसे तक खबर पहुंचानी होगी कि वह कहाँ है। काले कपड़े से कृतिका को कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए वो बस आसपास की आवाज और चीजों को महसूस करके अंदाजा लगा ले सकती थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी तेजी से रोड पर चल रही थी और एक गली से दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ जा रही थी। फाइनली वो लोग एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में रुके। रास्ते में गाड़ी ने एक लेफ्ट टर्न, एक राइट टर्न और फिर सीधा आया था। पूरे राइड के दौरान उन्होंने एक ट्रैफिक लाइट्स क्रॉस की थी और 3 बार धीमी हुए थे और 5 बार रुके थे। जहां तक कृतिका को दिल्ली शहर की नॉलेज है, अगर वो गलत नहीं है तो वो लोग इस वक्त स्काईलाइन टावर में होंगे। स्काईलाइन टावर एक एकपस था। दिल्ली में वो काफी बड़ा इलाका था जहां पर बहुत सारे स्लम्स रहते थे और स्काईलाइन टावर उसे एरिया का हॉट था। 2 साल पहले एक इसी बिल्डिंग में की एक इंसिडेंट हुआ था। एक यंग लड़की ने 18 वाले से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद कई सारे बदलाव हुए यहाँ पर और इस बिल्डिंग को एक मिस्टीरियस इंसान ने टेक ओवर कर लिया और उसे एक एंटरटेनमेंट क्लब बना दिया। कृतिका को उस लड़की के मौत वाला दिन क्लियरली याद था। यह वही दिन था जब उसने ऑफिशियली मित्तल ग्रुप को ज्वाइन किया था। गाड़ी पार्किंग लॉट में रुक जाती उससे पहले ही कृतिका को वो लोग घसीटते हुए एलिवेटर में लेकर गए। कृतिका एलिवेटर में ही एक एक फ्लो अकाउंट कर रही थी कि वो लोग कौन से फ्लो पर है। फाइनली 18वें वाले पर लिफ्ट रुकी और एलिवेटर का दरवाजा खुलने पर उन लोगों ने देखा कृतिका के सर से वह काला कपड़ा हटा दिया, जिससे कृतिका का अचानक अपने चेहरे पर बहुत तेज रोशनी महसूस हुई। कृतिका को एक रूम में धक्का दे दिया। उस रूम में बहुत सारे आदमी और लड़कियां थी और वो लोग बहुत सारी गंदी हरकतें कर रहे थे और पागल जानवरों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। कृतिका के अंदर आते ही पूरे रूम में शांति हो गई और सब लोग उसे देखने लगे। उसके पीछे खड़े आदमी ने उसके मुंह से अचानक से एक झटके से टेप हटा दिया, जिससे उसे काफी दर्द हुआ। कृतिका का लगभग बैलेंस बिगड़ गया था, वो गिरने ही वाली थी, लेकिन लकीली उसने खुद को सामने रखे कॉफी टेबल की मदद से खड़ा रहने में मदद की। सब लोगों ने उसे घेर लिया। एक बीच वाले आदमी ने अपना मास्क निकाला और अपना चेहरा दिखाते हुए कहा, कृतिका तुम्हें मैं याद हूँ, राइट? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।